प्रिय छात्र एवं छात्रों, आज की इस क्लास में मैं आपको कंपनी सचिव के दायित्वों के बारे में समझाएंगे और यहाँ पर हर वो स्थिति क्लियर करने का प्रयास करेंगे जो कंपनी सचिव के दायित्वों से संबंधित है। और यह आप जानते हैं कि एक सब्जेक्ट मैं आपको पढ़ाता हूँ सचिव पद्धति एवं कार्यालय उपकरण, इसके अंतर्गत ये आपका टॉपिक आता है। तो जितनी भी लायबिलिटीज़ एक कंपनी सचिव की होती हैं, किस किस के प्रति होती हैं, किसके प्रति उसकी जिम्मेदारी है, उन सभी तथ्यों पर आज हम यहाँ पर प्रकाश डालेंगे और आपको समझाने का प्रयास करेंगे। तो आज का टॉपिक है कंपनी सचिव के दायित्व। कंपनी सचिव की दायित्व। अब दायित्व का मतलब ये है कि जिम्मेदारी क्या है, किसकी जिम्मेदारी होगी कौन सा कार्य करने की। तो वो सभी दायित्व, वो सभी जिम्मेदारियाँ क्या हैं कंपनी सचिव की, उस पर हम चर्चा करेंगे और आपको समझाएंगे उन जिम्मेदारियों के बारे में। तो हमारे साथ आज इस क्लास में बने रहें और लास्ट तक क्लास को समझने का प्रयास करें। हर आपको पॉइंट टू पॉइंट समझाने का प्रयास करेंगे। आपने देखा कि कंपनी सचिव एक अधिकारी होता है और वह एक क्वालिफाइड होता है, क्योंकि वह भारतीय कंपनी अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित जितनी भी योग्यताएं होती हैं उनको पूर्ण करने के पश्चात ही कंपनी सचिव के पद पर उसकी नियुक्ति होती है। इसी के संदर्भ में आपने ये देखा कि जब कोई व्यक्ति योग्य है, कोई व्यक्ति आपका योग्य है, अब योग्य के लिए योग्यता निर्धारित की जाती है और इसकी भारतीय कंपनी अधिनियम में योग्यताएं बताई गई हैं। भारतीय कंपनी अधिनियम में उन योग्यताओं का वर्णन किया गया है और जब उन योग्यताओं को कोई कंपनी सचिव निर्धारित करता है उसके पश्चात ही कंपनी सचिव के पद पर उसका पदभार को संभालता है और आगे की कार्रवाई को स्टार्ट करता है। तो जब वो कंपनी सचिव है तो उसके पास में बहुत सारी जिम्मेदारियाँ होती हैं, तो उन जिम्मेदारियों को उसको बड़े ही निष्ठा से बड़े ही निष्ठा, ईमानदारी और अनुशासन के साथ, निष्ठा, ईमानदारी, अनुशासन के साथ और बुद्धिमत्ता के साथ में उस कार्य को जिम्मेदारी के रूप में उसे पूरा करना पड़ता है। तो आपने देखा कि दायित्व अगर है तो दायित्व का पालन किस तरीके से करना है, अगर वो स्टार्टिंग में वो ध्यान में रखेगा तो कभी भी उसके जो दायित्व है वो दायित्व बचने की कोई कमी नहीं होगी। बुद्धिमत्ता के साथ में निष्ठा, ईमानदारी और अनुशासित रहते हुए अगर वो कोई कार्य पूरा करता है तो वो कभी भी अपने कार्यों में असफल नहीं होता है। तो उसी के पश्चात में हम देखते हैं पहला इसमें जो दायित्व है तो उसके अंतर्गत ये लापरवाही के लिए दायित्व। लापरवाही के लिए क्या दायित्व हैं, उनका किस तरीके से
निर्वहन करेगा और क्या क्या इसमें लापरवाही होंगी तो कौन किसके लिए जिम्मेदार होगा, तो ये दायित्व किसका होगा अगर कोई लापरवाही होती है। तो इसमें आपको ये समझना है कि सचिव को अपना कार्य सतर्कता के साथ करना चाहिए। सचिव क्या, मेरा तो मानना है और आप भी जानते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति जो एक जिम्मेदार पद पर है उसको बड़ी जिम्मेदारी के साथ में अपने कार्य को पूरा करना चाहिए और अपने कर्तव्य के निष्पादन में यदि वो कोई लापरवाही करता है तो वह लापरवाही के लिए उत्तरदायी होगा। ठीक है। यदि कंपनी के पार्षद अंतर नियमों या अन्य किसी प्रपत्र में यह लिखा हो कि सचिव द्वारा कर्तव्य भंग या लापरवाही के लिए कंपनी द्वारा क्षतिपूर्ति की जाएगी तो अंतर नियम में या प्रपत्र में दिया हुआ विवरण व्यर्थ माना जाता है। सचिव ही उत्तरदायी होता है, कंपनी नहीं। लेकिन यदि सचिव अपने को लापरवाही के आरोप से निर्दोष प्रमाणित करने में सफल हो जाता है तो इस दायित्व के लिए कंपनी उत्तरदायी है। आपने यहाँ पर सुना, हमने कहा कि अगर कोई भी कार्य है इस कार्य के निष्पादन में अगर किसी प्रकार की कोई लापरवाही होती है, इस समय से कोई काम पूरा होना चाहिए और वो समय से पूरा नहीं हो पाता है और तो उसके लिए क्या होगा, उसके लिए अगर सचिव के स्तर से लापरवाही हुई है तो इसके लिए जो सचिव है वो जिम्मेदार होगा। तो सचिव जिम्मेदार होगा। लेकिन यदि सचिव अपने आप को, यदि सचिव ये बताया गया आरोप लगा कि सचिव इसके लिए जिम्मेदार है, लेकिन सचिव अपने ऊपर लगे हुए उस आरोप को गलत सिद्ध कर देता है, अर्थात यदि निर्दोष अपने आप को निर्दोष साबित करता है तो यहाँ पर सचिव आपका जो है वो दोष मुक्त हो जाएगा, उसके ऊपर कोई लापरवाही का चार्ज नहीं लगेगा और उस लापरवाही का जो दायित्व है वो कंपनी का होगा। फिर लापरवाही का जिम्मेदार कौन होगा, कंपनी। कंडीशन 2 है, पहली ये कि यदि लापरवाही सचिव के स्तर से होती है तो सचिव जिम्मेदार है, ठीक है। लेकिन यदि जो आरोप सचिव पर लगाया गया है कि आप लापरवाही के लिए जिम्मेदार हो और सचिव इस बात को प्रमाणित कर देता है कि सचिव जिम्मेदार नहीं है तो उसकी जिम्मेदारी जो होगी उस दायित्व की वो कंपनी होगी, उसके लिए लापरवाही जो है लापरवाह जो होगी वो कंपनी मानी जाएगी, ठीक है। उसके लिए लापरवाह है वो कौन सी कंपनी है, उस कंपनी की वजह से ऐसा हुआ है तो जिम्मेदार कौन है, वहाँ पर जिम्मेदार है कंपनी। जिम्मेदार है यहाँ पर कंपनी, ये थोड़ा सा आपको समझना है। ये दायित्व है लापरवाही के लिए दायित्व, लापरवाही का दायित्व सचिव स्तर से है तो सचिव जिम्मेदार है, अदरवाइज कंपनी जिम्मेदार है। तो ये सब लापरवाहियों से बचने के लिए, दायित्व से बचने के लिए कंपनी सचिव को बड़े ही बौद्धिक तरीके से, स्मार्टनेस से और ईमानदारी तो सूझबूझ के साथ में अपने कार्य का निष्पादन करना है। फिर सचिव स्तर से लापरवाही का कोई चांस नहीं होता है और यदि कोई लापरवाही होती है तो वो अपने आप को दोष मुक्त सिद्ध कर पाएगा और वो लापरवाही जो है वो कंपनी के स्तर से मानी जाएगी। नेक्स्ट है एजेंट के रूप में दायित्व।
एजेंट के रूप में दायित्व। अब एजेंट का मतलब क्या, मैंने आपको कल बताया था, अभिकर्ता का मतलब एजेंट होता है। तो एजेंट के रूप में क्या दायित्व होंगे, कौन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, ये आपको इस पॉइंट के अंतर्गत मैं समझाऊंगा। जिसके लिए ये है कि लायबिलिटी एज एन एजेंट, एजेंट कब जिम्मेदार होगा। कंपनी में सचिव की स्थिति एक एजेंट के रूप में होती है। आपको पता है कि उसको एक कंपनी के द्वारा उसे नियुक्त किया जाता है, तो वो एज ए एजेंट हर जगह कंपनी को रिप्रेजेंट करता है। अतः सचिव के वह सभी दायित्व होते हैं जो कि एक एजेंट के नियोक्ता को प्राप्त होते हैं। तो वैसे ही दायित्व सभी इसको सौंपे गए हैं कंपनी सचिव को। तो सचिव अपना अधिकार संचालक मंडल से प्राप्त करता है। जितने भी उसको राइट्स मिलते हैं किसी काम को करने के लिए, वो संचालकों के द्वारा सौंपे जाते हैं। सचिव ने जो कार्य अपने अधिकार की सीमा के अंतर्गत किए हैं, उन कार्यों या अनुकक्षों में वह कंपनी को बाध्य करने का अधिकार होता है। अगर अधिकार कंपनी सचिव के द्वारा मिले हैं तो कंपनी सचिव को यदि संचालकों के द्वारा अधिकार प्राप्त हुए हैं तो वह कंपनी को बाध्य कर सकता है उस अधिकार के अंतर्गत। लेकिन यदि सचिव अपने अधिकार क्षेत्र की सीमा से बाहर जा कर के कोई कार्य करता है तो ऐसे कार्यों के लिए कंपनी उत्तरदायी नहीं होगी, बल्कि स्वयं सचिव ही होगा। और जो भी उसने काम किया है तीसरे पक्ष के लिए, उन सब की जो जिम्मेदारी होगी वो सचिव पक्ष की होगी, कंपनी सचिव की होगी। तो आपने देखा, हम आज यहाँ पर बताएंगे एजेंट के रूप में क्या है। तो एजेंट का मतलब ये होता है कि वो जब कभी भी कहीं दूसरी जगह जा करके मीटिंग में हो या कहीं डीलिंग, पब्लिक डीलिंग हो या कोई डील करनी हो किसी दूसरी कंपनी से, तो वो जब जाता है तो वो एज ए एजेंट रिप्रेजेंट करता है कंपनी को, स्वयं को एज ए एजेंट मानते हुए कंपनी का रिप्रेजेंट करता है क्योंकि वो एजेंट है। ठीक है, तो अब एजेंट के रूप में क्या दायित्व होंगे इसके, अगर कोई गलती होती है, कुछ है, कोई अनुबंध हो जाता है तो कौन जिम्मेदार इन सब के लिए होगा। तो आपने देखा कि एजेंट का मतलब है कंपनी सचिव, कंपनी सचिव एजेंट है यहाँ पर। तो जितने भी अधिकार प्राप्त होते हैं कंपनी सचिव को, वो सभी संचालकों के द्वारा इसको प्राप्त होते हैं। संचालकों के द्वारा उसको अधिकार प्राप्त होते हैं। संचालक मंडलों के द्वारा जो उसको एक अधिकार दिए गए हैं, वो उन्हीं अधिकारों की सीमा के अंतर्गत रहते हुए कार्यों को पूरा करता है। उन्हीं अधिकारों के अंतर्गत अपने कार्यों को बड़ी ही जिम्मेदारी के साथ में पूरा करता है। ठीक है, तो जब अधिकार उसने संचालकों से प्राप्त किए हैं और वह सभी कार्य अधिकार सीमा के अंतर्गत करता है। जो अधिकार मिले हैं वो सभी कार्य अधिकार सीमा के अंतर्गत कर रहा है। तो अगर कोई आक्षेप लगाता है कंपनी सचिव पर कि ये आपने गलती की है, तो यहाँ पर दायित्व किसका बनता है, क्योंकि अगर अधिकार सीमा के अंतर्गत कार्य किया जाता है तो वहाँ पर जो लायबिलिटी होती है तो वो लायबिलिटी होती है कंपनी की, क्योंकि वो अधिकार दिया गया था कंपनी सचिव को प्राप्त है संचालकों के द्वारा, वो कर सकता है। और जो भी समझौता या एजेंट के रूप में उसने वहाँ पर समझौता किया है, दूसरी डील की है, उसके लिए वह कंपनी को बाध्य कर सकता है, कंपनी को बाध्य कर सकता है। क्यों बाध्य कर सकता है? क्योंकि उसको अधिकार प्राप्त है कि वो किसी भी
तो ऐसी स्थिति में यदि उसने अधिकार सीमा को ध्यान में रखते हुए कार्यों का निष्पादन किया है, कार्यों को संपन्न किया है, तो वहाँ पर जो दायित्व बनता है वो कंपनी का बनता है और इसके लिए सचिव बाध्य कर सकता है कंपनी को, सचिव कंपनी को बाध्य कर सकता है, ये दायित्व है, ठीक है। लेकिन यदि सचिव ने अधिकार क्षेत्र के, सचिव अधिकार क्षेत्र के बाहर अधिकार क्षेत्र की सीमा से बाहर अधिकार क्षेत्र की सीमा से बाहर जाकर के कार्य संपन्न किया है, तो ऐसी स्थिति में जो जिम्मेदारी होती है, यहाँ पर जो दायित्व होगा जो भी वह होता है सचिव का, यह दायित्व होता है, सचिव का दायित्व होता है इस कार्य को करने का। तो एक बार फिर से देखिए, हमने बताया कि अगर सचिव अधिकार क्षेत्र की सीमा से बाहर जाकर के कार्य करता है, अर्थात उसको अधिकार मिले नहीं है और उन अधिकारों को ताक पर रखते हुए वो अपने मनमर्जी तरीके से कार्य कर रहा है, तो जो भी अनुबंध करता है, जिस कंपनी से करता है, उन सब के लिए जो लायबिलिटी होगी, जो दायित्व होगा, वो सचिव का होगा, कंपनी सचिव का होगा, क्योंकि वो एजेंट को अधिकार दिए ही नहीं गए थे, सचिव को अधिकार दिए ही नहीं गए थे कि आप उन अधिकारों के अंतर्गत इस कार्य को करें। तो जब भी सचिव को कार्य करना है, अपने अधिकारों को विशेष तौर से ध्यान में रखते हुए उन कार्यों का प्रतिपादन करना है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो उसके लिए जिम्मेदार जो होगा वो सचिव होगा, जो भी उसने थर्ड पार्टी से, जो तीसरे व्यक्ति से अनुबंध किया है, समझौता किया है, उन सब के लिए जो सचिव है वो जिम्मेदार होगा, उसकी ही जिम्मेदारी बनती है। तो ये आप समझ रहे होंगे कि अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत कार्य करता है तो कंपनी जिम्मेदार होती है और वो बाध्य कर सकता है उसके लिए, लेकिन अगर अधिकार क्षेत्र के बाहर काम किया है तो सचिव की जिम्मेदारी, ठीक है। संचालकों के प्रस्तावित, संचालक आप जानते हैं कि इन्हीं से ही कंपनी सचिव को अधिकार प्राप्त होते हैं, लिखित में अधिकार उनको मिलते हैं और उन्हीं अधिकारों के प्रति जिम्मेदारी जो होती है वो सचिव की होती है, उन अधिकारों के अंतर्गत उसको काम करना है। तो अब इसमें उसको कई सारे अधिकार दिए जाते हैं, दैनिक कार्यों को करने हैं तो अधिकार दिए जाते हैं, तो जितनी भी लायबिलिटी होगी कार्यों को करने की, वह है उनको पूरा करने की जिम्मेदारी जो है वो कंपनी सचिव की है। तो संचालकों के द्वारा जितनी भी जिम्मेदारियां दी जाती हैं उनको पूरा करने की जिम्मेदारी कंपनी सचिव की होती है। और वो पूरा कैसे करना है, उसमें पूरा जब करें तो समय से कार्य को
निष्ठा के साथ उस कार्य को पूरा करना पड़ता है, जिससे कि उसमें आउटपुट आए। यानी काम को सिर्फ काम में समझते हुए सिर्फ काम को पूरा करना है, इस तरीके से नहीं करना है। काम समय से पूरा होना चाहिए, त्रुटिपूर्वक त्रुटियाँ ना हो, त्रुटि रहित कार्य होना चाहिए। ईमानदारी के साथ में, निष्ठा के साथ में जितने भी दायित्व दिए गए हैं संचालकों के, अब संचालकों के द्वारा अधिकार से प्राप्त है तो सारे जितने कार्य हुए तो उसका जो दायित्व है वो संचालकों के प्रति ही है, क्योंकि जहाँ से अधिकार मिलते हैं जो नियुक्त करता है सारी जिम्मेदारी उसी के प्रति कंपनी सचिव की होती है और उसी के लिए उसको कार्य करना होता है। तो जितने भी दायित्व उसको प्राप्त हैं उनको पूरा करने के लिए उसको अपने कार्यों को समय से ईमानदारी के साथ अच्छी तरीके से मैनेज करते हुए उसको पूरा करना है। और यदि संचालकों के द्वारा उसको जो भी अधिकार दिए गए हैं, संचालकों के द्वारा जितने भी उसको अधिकार प्राप्त हैं, ठीक है, जितने भी अधिकार प्राप्त हैं या जो भी आदेश निर्देश दिया जा रहा है, आदेश निर्देश जारी किया जा रहा है, उसको पूरा करने की जिम्मेदारी कंपनी सचिव की है। और यदि इन सब में वो लापरवाही करता है या उस कार्य को समय से पूरा नहीं करता है, उसमें किसी प्रकार की ढिलाई करता है या उन नियमों की अवहेलना करता है, तो उसके लिए दंड जो भी निर्धारित है वो दंड का भागीदार होता है। किसी प्रकार की यदि सभी में वो अवहेलना करता है, यदि वो अवहेलना करता है कार्यों की, तो उसके लिए उसका वही उत्तरदायी होगा। और जो भी दंड निर्धारित है भारतीय कंपनी अधिनियम में, तो वह दंड का भागीदार नहीं होता है, दंड का भागीदार होता है। अब ये दंड आपका अर्थदंड भी हो सकता है, कुछ भी दंड जो भी कंपनी अधिनियम में निर्धारित है उसके लिए वो उसके लिए वो जिम्मेदार होगा और उसको उसका वहन करना पड़ेगा। तो ये आपने समझा कि संचालकों के प्रति क्या दायित्व होते हैं। उन दायित्वों का निर्वहन करना पड़ता है, वो मेन तो संचालक ही होते हैं। अब संचालकों के अंतर्गत सभी प्रकार के कार्य आ जाते हैं, टोटल कार्य होते हैं इसके अंतर्गत, तो सभी को बड़ी ही निष्ठा और ईमानदारी से नम्रता के साथ में पूरा करना है। किसी प्रकार की उसमें अवहेलना नहीं होनी चाहिए कार्यों की। जब कार्यों में अवहेलना होती है इसका मतलब है कि आप आदेशों की अवहेलना कर रहे हैं, कंपनी को अच्छी तरीके से आप उसको अपने दायित्वों को पूरा नहीं कर रहे हैं। तो ये विशेष तौर से ध्यान रखना है कि संचालकों के प्रति किसी भी प्रकार के कार्यों की अवहेलना नहीं होनी चाहिए। अब है कपट के लिए दायित्व। यदि कोई कपट करता है, कोई झूठ बोलता है, तो उसके लिए भी दायित्व निर्धारित हैं। इसके अंतर्गत यदि सचिव कंपनी के साथ कोई कपट या विश्वासघात करता है, कोई कपट या विश्वासघात करता है, जैसे अपने निजी हित के लिए कंपनी की सार मुद्रा का प्रयोग करना, अपने निजी हित के लिए कंपनी की सार मुद्रा का प्रयोग करना, संचालकों के जाली हस्ताक्षर बनाना, वित्तीय मामलों में हेराफेरी करना आदि, तो वह व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होगा। तो वह व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होगा। कपट के लिए दायित्व। कपट मतलब आप जानते हैं झूठ बोलना या गलत तरीके से किसी कार्य को करना, पूरा करना या करवाना, सब कपट के अंतर्गत आता है। तो
ये फर्जी हस्ताक्षर करता है। कौन कौन से कार्य हैं इसके अंतर्गत? पहला है निजी हित में कंपनी की सार्वमुद्रा का प्रयोग। कंपनी की सार्वमुद्रा का प्रयोग। नेक्स्ट है संचालकों के फर्जी हस्ताक्षर करना। वित्तीय मामलों में हेरफेर करना। तो ये सभी कपट के अंतर्गत आते हैं। कपट की श्रेणी में ये काउंट होते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना है निजी सचिव को कि इन के अंतर्गत यदि वो उसके प्रमाण मिलते हैं कि वह निजी हित में कंपनी के सार्वमुद्रा कंपनी की मुहिम जो है इसका इस्तेमाल करता है, संचालकों के फर्जी हस्ताक्षर करता है, वित्तीय मामलों में हेरफेर करता है। तो पैसे का मामला है उसमें पैसे ज़्यादा लेता है और उसको कम दिखाता है, उसका आकलन कम करता है। तो इन सभी के में वो कपट का भागीदार होगा और इसके अंतर्गत जो झूठ बोलता है, फरेब आता है और जो भी इसके लिए धारा निर्धारित है कंपनी अधिनियम के अंतर्गत जो दंड है वो दंड का भागीदार को माना जाता है और उसको कंपनी सचिव के पद से हटाया भी जा सकता है। अर्थदंड के रूप में उसको दंडित भी किया जा सकता है। तो इन सभी से बचने के लिए कंपनी सचिव को ध्यान रखना है कि उसको अपने निष्ठा भाव से कंपनी की सेवा करनी है। तो बड़ी ही ईमानदारी के साथ में उसको काम करना है ताकि उसके ऊपर यदि कोई झूठा आरोप लगाता है तो फिर वो उसका विरोध करते हुए वो उसको तुरंत उसका खंडन वो करेगा और अपने आप को सिद्ध भी कर पाएगा कि हम निर्दोष हैं। इसलिए उसको इन सभी कार्यों से अपने आप को दूर रखना है, उसमें लिप्त नहीं होना है। नेक्स्ट है निजी हित में किए गए कार्यों के लिए दायित्व। निजी हित में किए गए कार्यों के लिए निजी हित में किए गए कार्यों के प्रति दायित्व किसके होंगे, कौन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, कौन जिम्मेदार होगा, ये आपको इस पॉइंट में समझाएंगे। इसके लिए सचिव की स्थिति कंपनी में एक प्रतिनिधि के रूप में होती है, वो एज ए एजेंट हमेशा काम करता है। इसके लिए सचिव के कार्यों के लिए कंपनी स्वयं उत्तरदायी होती है, क्योंकि अब एजेंट के रूप में काम कर रहा है, कंपनी ने उसको नियुक्त किया है, तो जो भी काम करता है अधिकार के अंतर्गत तो उसके लिए जो जिम्मेदारी होती है वो स्वयं कंपनी की होती है। किंतु जब
सचिव त्रुटिपूर्ण उत्तर देता है या अपने निजी लाभ के लिए कार्य करता है तो ऐसी दशा में कंपनी उत्तरदायी नहीं होती है, बल्कि सचिव स्वयं उत्तरदायी होता है। अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि सचिव हमेशा कंपनी के लिए काम करता है, क्योंकि उसकी नियुक्ति कंपनी के कार्य को पूरा करने के लिए हुई है, तो वो हमेशा प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है। प्रतिनिधि के रूप में वो कार्य करता है और जब वो प्रतिनिधि के लिए काम करेगा अर्थात कंपनी के लिए काम करेगा और नियमों के अंतर्गत करता है, नियम के अंतर्गत काम करता है तो उत्तरदायी कंपनी है। तो उत्तरदायी सभी के लिए कंपनी है, लेकिन यदि सचिव निजी हित को ध्यान में रखते हुए निजी हित को ध्यान में रखते हुए यदि वो कार्य करता है तो इसका जिम्मेदार स्वयं का है। तो इसकी जिम्मेदारी जो है वो स्वयं की है। अगर कोई फॉल्ट आता है पकड़े जाने पर वो स्वयं इसके लिए उत्तरदायी होगा, कंपनी इसके लिए उत्तरदायी नहीं होती है। ये यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि प्रतिनिधि आप जानते हैं एजेंट के तौर पर, क्योंकि जितने भी व्यक्ति कंपनी के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, जिनकी नियुक्ति कंपनी के द्वारा की गई है, कंपनी के लिए वो कार्य करते हैं, तो वहाँ पर ये ध्यान में रखना जरूरी है कि यदि वो नियम के अंतर्गत काम कर रहे हैं तो कंपनी जिम्मेदार होती है, क्योंकि कंपनी ने उनको नियुक्त किया है। लेकिन यदि वो निजी हित को ध्यान में रखते हुए कार्य कर रहे हैं, अपना स्वार्थ देखते हैं, अपना पैसा कमाने के लिए अपने खातों में लेन देन में हेर फेर करते हैं, तो उस समय जिम्मेदारी होगी, अगर आप रिस्पॉन्सिबल हैं और ये बात सामने आती है और दंड के भागीदार होंगे और जो भी दंड दिया जाएगा आपको सहर्ष स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि आप अपने आप को बचा नहीं पाएंगे, क्योंकि आपने इस प्रकार के जघन्य अपराध किए हैं, क्योंकि आपको कंपनी ने नियुक्त किया है, बड़ी ही ईमानदारी से काम करने के लिए नियुक्त किया है, आपको उसके लिए वो वेतन उपलब्ध कराती है, लेकिन आपने वहाँ पर अपने निजी पक्ष को ध्यान में रखा है, इसलिए आप वहाँ पर फ्रॉड सिद्ध होंगे और वहाँ पर जो दायित्व होगा वो आपका स्वयं का होगा। तो आपको ये समझ में आया होगा, यहाँ पर हमने आज कुछ बातें आपको बताई हैं, स्पष्ट की हैं। तो आशा करते हैं कि ये कुछ जो पॉइंट हमने आपको बताए, जैसे संचालकों के प्रति दायित्व, ठीक है, कौन कौन से बताए।